सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। हुकूमती 11 में होने वाली बरतरफियां, अखाड़ पिछाड़ और इस्तीफों से लगता है कि आटा चीनी बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म इन एक्शन है। पंजाब में भी बड़ी तब्दीलियों की अफवाहें गर्म हैं। तहरीक इंसाफ इस बात का क्रेडिट ले रही है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में ताकतवरों को भी एहतसाब का सामना करना पड़ रहा है और यह एजाज पीटीआई के हिस्से में आया है कि उसने आटा और चीनी बहरान में कौमी खजाना लूटने वालों को कौम के सामने बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये रिपोर्ट इनकी मर्जी से जारी हुई, लेकिन पीटीआई के नदीम अफजल चंद कल ये दावा कर रहे थे कि ये रिपोर्ट लीक हो गई। लेकिन सवाल इस रिपोर्ट के लीक होने का नहीं, बल्कि अहम मामला ये है कि क्या जिन जिम्मेदारों के नाम सामने आए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस रिपोर्ट में जिस नाम पर सब निगाहें मरकूज हैं वो जहांगीर तरीन है, वही जो वज़ीर-ए-आज़म के पसंदीदा तरीन रहे हैं। देखना यह होगा कि 25 अप्रैल को उनके साथ क्या सलूक होता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हादसा अचानक नहीं होता। बकौल जहांगीर तरीन ये खिचड़ी बड़ी देर से पक रही थी। उनके खिलाफ पार्टी में सरगर्म लॉबी कोशा थी कि किसी तरह से इन्हें वज़ीर-ए-आज़म की नजर से गिरा दे। सो अब इस लॉबी को मौका मिल गया। उनका इशारा किस तरफ है ये वो बता भी रहे हैं। आजम खान का नाम ले रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। लेकिन कल और आज पर अगर हम नजर डालें तो माजी में जहांगीर तरीन असद उमर की पॉलिसियों पर तनकीद करते नजर आते हैं, जिसके बाद असद उमर से ना सिर्फ वजारत वापस ले ली गई बल्कि मंजर से भी गायब हो गए थे। लेकिन फिर इनकी वापसी भी हो गई। अब यही मामला जहांगीर तरीन को दरपेश है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या असद उमर की तरह उनकी भी वापसी होगी या फिर उनका सफर खत्म हो जाएगा। सवाल 25 अप्रैल का भी है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिम्मेदारों के खिलाफ क्या एक्शन लेने हैं। ये एक्शन सही मानों में एक्शन होगा या फिर वो जो पंजाबी में कहते हैं कि गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ी जाएगी। इसी पर हम सबसे पहले बात करेंगे। मेरे साथ है असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। और इस पर बात करने से पहले कि 25 अप्रैल को जब फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी तो क्या होने वाला है, ये सवाल असद खरल साहब से मैं पूछूंगा। लेकिन पहले देखिए अहम डेवलपमेंट्स। खरल साहब, ये हमेशा के लिए कुटी हो गई है या शेख रशीद साहब आज कह रहे थे कि वापसी भी हो सकती है, और अगर जहांगीर तरीन ने कहा है कि ऐसे ताल्लुकात नहीं है जिस तरह के हुआ करते थे तो दोबारा भी हो सकते हैं, क्योंकि असद उमर साहब इसी तरह गायब हुए थे। आज देखिए रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कोरोना पर सबसे अहम शख्सियत एक तरह से वो बन गए हैं। जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बना है उसमें भी उन्हीं को लीड रोल मिला हुआ है। तो क्या इनकी भी वापसी हो सकती है? अभी तो असद उमर छाए हुए हैं। मामला ये है कि जिस तरह आप अगर आपको जो पीटीआई की जो फॉर्मेशन है, जो आज अगर पीटीआई इक़्तिदार में है, अब उसको पॉजिटिव ले लें नेगेटिव ले लें, लेकिन जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे और जब पनामा केस चल रहा था उस वक़्त उनके साथ कंधे से कंधा अगर लगा के खड़े थे तो वो जहांगीर तरीन साहब हैं। ठीक है, उन्होंने बेनिफिट लिए उससे पहले बाद में हर हुकूमत में वो लेते रहे, वो उनका एक अलग किरदार है। लेकिन मैं एज ए उनकी कि उस वक़्त तो इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे, उस वक़्त ये दो अफराद थे। एक अलीम खान थे पंजाब के अंदर से, और जब ज्वाइनिंग्स हो रही थी वो तमाम मोस्टली जो ज्वाइनिंग्स हुई थी बड़े बड़े जो लीडरान हैं जो इलेक्टेबल हैं वो अलीम खान के घर में होती थी। सर, इन दोनों को 2013 के इलेक्शन से पहले 2011 से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जितनी फाइनेंसिंग की अगर बात होती थी और जहाज़ों की अगर बात होती थी कि जनाब एटीएम को कहता था इमरान खान साहब की, और जहाज़ों पे भर के ले जाने की बात हो, ये 2011 से सफर शुरू होता है उनका। और सर उसके बाद ही बड़े बड़े जलसे होते हैं, वो जो तारीखी जलसा पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में मैं ये नहीं कह रहा कि जलसों में आने के लोग जो है वो जो इनके इंतजामात होते हैं ना, करोड़ों कुर्सियां, लाइटें, सारा सिस्टम सब कुछ, वो एक अलग कहानी है। उसमें इमरान खान के नाम पर, पार्टी फंड के नाम पर कितने लिए और कितने आगे बताए और कितने खाए, कितने जेब में वो कमाए, वो अलग बात है। लेकिन बहरहाल फटीकें भी उन्होंने झेली हैं। तो मामला यह है कि मैं चूंकि जब पनामा केस हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन था इमरान खान साहब के साथ, शेख रशीद साहब के साथ, और जितनी भी इनकी कोर कमेटी है, चूंकि जो डेलिब्रेशन होती थी वहाँ पे जो लीगल एक्सपर्ट थे बाज़ दफ़ा मुझसे वो पूछ लेते थे, क्योंकि बहुत सारी एविडेंस जो है। तो मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब जो है उनको इमरान खान साहब के मोस्ट कॉन्फिडेंट बंदे हैं। लेकिन अभी जो मामला हुआ, ये एक बात दूसरी तरफ है कि इमरान खान साहब के बारे में यही अमूमी तौर पर तासर है कि अलीम खान जो है, आपने देखा उनके ऊपर एक केस बना,
किस तरीके से वो बाहर फिर रहे हैं। अभी रिसेंटली बेचारों जाके इमदाद दी और जाके मुलाकात की। मामला ये अलीम जो जहांगीर साहब है वो भी बड़े करीब है। जो आप बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा पीछे मैं चाह रहा हूं कि ना उसी पे आ रहा हूं, थोड़ी सी बात आगे जहांगीर तरीन पर पूरी हमने बात कर रही है आगे। चलें मैं अभी चाह रहा हूं मैं आगे बताऊंगा कि बेसिकली इसका आउटकम निकलेगा क्या, बिल्कुल किस करवट बैठेगा। जी यही तो मेरा सवाल था। अच्छा चले वो मैं दोबारा आपसे पूछ लूंगा। बाबर डोगर साहब, ये 25 तारीख को क्या होने जा रहा है? अभी तो फोरेंसिक रिपोर्ट आनी, उससे पहले ये सब कुछ हो गया। क्या कोई गिरफ्तारी हो सकती है? कोई FBI SCCP को एक्शन ले सकता है? ये धमकियां कौन दे रहा है? फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि जी उन्होंने सख्त नोटिस दिया है। क्या जहांगीर तरीन धमकी दे रहे हैं? कौन धमकियां देता है? और सिर्फ जहांगीर तरीन क्यों, बाकी लोगों का नाम उस तरह क्यों नहीं आता? इसमें तो शरीफ खानदान की मिलों का भी है, ओमनी ग्रुप की, जरदारी साहब की उनके साथ है, वो सब पसे पर्दा क्यों चले गए? इसकी क्या वजह है? उसामा साहब, फोरेंसिक जब ऑडिट होगा ना तो आप देखेंगे कि सारे लोग, सारे, क्या PMLN, क्या पीपल पार्टी, क्या PTI, सारे वो करैक्टर, सारे वो सियासतदान, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना, ये जो शुगर माफिया, ये शुगर का जो कार्टेल है, ये सारे नंगे हो जाएंगे। ये बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं आप। से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरह से आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 2017 में शाहिद खान अब्बासी से ये सारे लोग हमजा की क़यादत में मिले थे और उस वक्त 20 अरब रुपए की सब्सिडी ली गई थी। 20 अरब रुपए की सब्सिडी अप्रूव करवाई गई थी। अब जो है फेडरल गवर्नमेंट ने देने से इनकार कर दिया तो इन्होंने पंजाब गवर्नमेंट से ले ली। तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना ताकतवर है ये शुगर माफिया, ये शुगर मिल माफिया, ये शुगर मिल का जो कार्टेल है, ये सारे सियासतदान है। अब गवर्नमेंट को तो कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस तरह से इनसे जान छुड़वानी है, किस तरह से। ये देखिए पार्टी देख लें, जरदारी साहब की शुगर मिले हैं, नून लीग देखें शरीफ बरादरान की शुगर मिले हैं, PTI में देख ले तो ये जो बड़े बड़े जितने भी नाम है ये सब शुगर मिले हैं। सर, और ये मैं आपको एक बात मैंने ये रिपोर्ट पूरी देखी है, 50% लोगों की है, या जो असेंबली में बैठे हैं, 2014 में उनके रिश्तेदार हैं। 2014 में जब क्राइसिस आया, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, मैं खुद उनसे मिला, मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मियां साहब अगर बाकी शुगर मिल मालकान नहीं मिलते, एसोसिएशन नहीं मिलती, उन्होंने कहा मेरी मजबूरियां हैं, हम सस्ती नहीं कर सकते, हमने एसोसिएशन के साथ चलना है। तो मैं कहा एसोसिएशन गई भाड़ में, आप वज़ीर आला पंजाब हैं, आपकी अपनी जो शुगर मिलें हैं आप उसमें मिल रेट पे देना शुरू कर दे, गन्ना शुगर बाजार में ले। बिल्कुल ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये पॉसिबल नहीं है डोगर साहब, हम छोटी सी बात, इस एसोसिएशन से बाहर नहीं जा सकते। उसके बाद कभी किसी प्रॉफिट में ये सारे इकट्ठे हैं। मुझे बताएं जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ, जितनी मर्जी मुखालफत है इनकी सियासी, लेकिन जहां प्रॉफिट आएगा ये दोनों भाई भाई हैं। तो मेरा फिर ये सवाल है कि क्या इमरान खान ये जो तूफान आएगा उसको बर्दाश्त कर सकेंगे? धमकियां हो रही है JLT को पहले भी, नून लीग पीपल्स पार्टी कह रही है कार्रवाई करें, वो शायद ये चाहते हैं कार्रवाई हो ताकि ये इतना बड़ा माफिया है, ये उठ खड़ा होगा, महंगाई कर देगा, ये वो सब कुछ, और इमरान खान गए। सब फोरेंसिक ऑडिट क्या है? फोरेंसिक ऑडिट पिछले 8-10 साल की एक रिपोर्ट सामने आ जाएगी, उसमें जितने भी पिछले साल कितना गन्ना था, कितनी चीनी थी, किस भाव गन्ना लिया गया, जो सब्सिडी ली गई, वो ये कह रहे हैं, ये बार बार ये सारे कह रहे हैं वो तो हमने किसानों को दे दी। जो किसानों को तो आपने आज तक गन्ने की कीमत नहीं दी, तो सब्सिडी आपने कहा देनी थी? किसान बेचारा तो जो 180 का रेट है, 180 पे आज तक आपने उसे चीनी नहीं खरीदी, वो भी उधार लेते हैं और वो भी उसको बेचारे को चक्कर लगवा के मार देते। खल साहब, मैं आपको बता देता हूँ उसामा साहब, इस पे मैं किसानों का दुख भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि 75% आबादी जो है एग्रीकल्चर बेस है और जो किसानों के साथ भिखारियों वाला सलूक होता है। गन्ना तो वो काश्त कर लेते हैं और उसके बाद जब मिलों में जाते हैं, एक तरफ ये रमजान शुगर मिल थी, चारों तरफ बंद करके पुलिस के जरिए हाँक के वहां पे ले जाया जाता था, वहां पे ले जाके ट्रालियां खड़ी कर दी जाती थी, 10-15 दिन इंतजार किया जाता था ताकि गन्ना जो है खुश्क हो जाए, उसका वजन कम हो जाए। फिर जो कांटे इनके अपने होते थे, जो यानी वो जो होता है, अच्छा करल साहब नहीं सुन ले, वजन कम होता है, फिर अपने एजेंट बाहर खड़े किए होते थे कि जनाब 180 अगर सरकारी रेट है, वो तो अभी हुआ था ना, इससे पहले 120-50, तो वो अगर आपने रेट लेना है ना उससे 40-30 रुपए कम, तो इनके बंदे पैसे पकड़ के बाहर एजेंट खड़े होते थे, ब्रोकर, कि इतना कम हम तोल लेंगे, इतना हम रेट देंगे। वरना कहते थे कि अंदर जब वसीफ विकास और इस तरह की मिलें की थी कि अंदर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कागज का टुकड़ा, उसको कहते हैं CPR ले लें और उसको गले में तवीज पड़ा के ले लें, उसको वाले धक्के खाते थे, किस्तों में पैसे नहीं मिलते थे, लोग स्ट्राइक। अब मामला क्या है? ये कहते हैं नहीं, 24 अरब का मामला पिछले साल हुआ। अच्छा, एक्सपोर्ट से इन्होंने 20 अरब का मामला हुआ,
3 अरब का ये सब्सिडी को। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि एक्सपोर्ट की वजह से मसनूई किल्लत हुई और उसकी वजह से 17 रुपए पर केजी इजाफा हुआ। ऑडिट में ये भी फोरेंसिक ऑडिट में ये भी चेक तकरीबन 100 अरब रुपया में ही खाली एक्सपोर्ट हो गई है। अभी आप जो अब्दा शुगर मिल और पीएमएल चौधरी शुगर मिल के जो चीजें सामने आ रही हैं सारी कागजों में सब्सिडी फायदे ले लेते थे, लेकिन चीजें तो टीटियों पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट टीटियों की हो रही थी। मामला उसामा साहब आम नाज़रीन के लिए छोटा सा मामला यह है कि 150 अरब रुपए का चूना जो लगाया इनकी जेबों में गया, माफिया की जेबों में। सिर्फ शुगर माफिया की बात मैं कर रहा हूं, यानी एक्सपोर्ट की होने की वजह से मसनूई किल्लत पैदा की। हालांकि वापर चीनी थी, मुझे बताएं, वापर गन्ना था, इमरान खान इधर से 2.5 अरब का इशू नहीं है। इमरान खान मुकाबला कर लेंगे, 150 अरब वो भी जेबों से नहीं कर सका, आज तक कोई नहीं मुकाबला कर सका। इमरान खान मुकाबला कर लेंगे, मुकाबला कर लेंगे नहीं, 25 को क्या होगा, मुकाबला कर लेंगे, गागी का सिगा नहीं है। अच्छा, उन्होंने मुकाबला कर लिया है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान की तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है कि माफिया को किसी ने नकेल डाली है, इन माफिया को किसी ने एक्सपोज किया है, इन माफिया के ऊपर किसी ने FIA की रिपोर्ट बनवाई है और पब्लिक कराई है। इस माफिया के ऊपर फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है। और इमरान खान साहब के बारे में यही बात है कि कोई अगर क्या जरदारी होता, क्या नवाज शरीफ हुक्मरान होते, आज ये FIA अपने इदारे से पहली बात तो रिपोर्ट बननी नहीं थी। अगर बन जाती तो उनके करीबी जो कैबिनेट वाले लोग हैं, जो अपने कुर्बा जवार के साथी हैं, जो चोर लुटेरों के डाकुओं के साथी हैं, उनके नाम नहीं आने थे। अगर नाम आ जाते वो पब्लिक नहीं होनी थी और उस DGFIA की नौकरी से उसने हाथ धोने थे। सिंध हुकूमत, सिंध के लोग कंगाल हो गए शुगर मिलों को सब्सिडी दे के। भाईजान राना बुलंद अख्तर साहब की राना बुलंद अख्तर 480 अरब की पेमेंट IPP को हुई, उसने बताया 190 अरब की वायलेशन हुई है जो इसहाक डार ने आते की। अच्छा, उसको घर भेज दिया गया। इमरान खान से टकराएंगे, इमरान खान साहब इंसाफ करेंगे। फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले जो ट्रेलर चला है, टीजर जो चला है, अब बात करते हैं, उससे ही बड़े बड़े नींदो हराम होगी। इमरान खान साहब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वो तो उनका, क्योंकि उनके हाथ साफ है। अच्छा, अब ये जो उनके हाथ साफ है, बाकियों के हाथ रंगे हुए थे। अब एक बात ये आ रही है, एक बात ये सामने आ रही है कि ये सब अचानक नहीं हुआ। इमरान खान साहब बड़े मायूस थे जहांगीर तरीन से कुछ अरसे से, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जिस तरह उन्होंने इनको, बल्कि लोग कहते थे कि जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, मुझे खुद पता है कि कई मीटिंग्स जो हैं वो लोग कहते थे कि जाकर जहांगीर तरीन से मिल लो, और इनको टास्क फोर्स का चेयरमैन लगाया था उन्होंने एग्रीकल्चर की। 300 अरब रुपए का था कि वो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर को किस तरह आगे लेकर जाना है, लेकिन उन्होंने डिसअपॉइंट किया। पंजाब में भी जिस तरह से अखाड़ पिछाड़ ब्यूरोक्रेसी में होती रही, उसमें भी इनका किरदार था, लेकिन वहां भी इमरान खान को मायूसी हुई। वो खिलाड़ी था, एक तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इनको दाखिल नहीं होने देते आजम खान साहब, और वो इमरान खान साहब ने मना किया था परसेप्शन की वजह से। अब उस्मान बुज़दार साहब भी इनको घुसने नहीं देते थे, तबादले ट्रांसफर के खत्म हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, सेक्रेटेरिएट के अंदर आजम खान इनको नई मीटिंगें करने देते थे। इधर जो शुरू में हुई, इमरान खान साहब को सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की ब्यूरो की जब पहुंची है, वहां से मामला शुरू होता है। इमरान खान साहब के बारे में और जो इनके बारे में एक IB ने रिपोर्ट जनरेट की, वो पहुंची इमरान खान साहब तक। जहांगीर तरीन साहब को यह था कि आजम खान ने ये सारा करवाया मामला, क्योंकि डॉक्टर सलमान जो IB के हेड हैं वो पहले JDG KPK में थे, तो उनको ये था कि ये इनके जरिए सारा। उसके बाद से इनका एक मामला शुरू हो गया, ये उनके खिलाफ एक उन्होंने साजिशें शुरू कर दी, इमरान खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश की। अल्टीमेटली इमरान खान साहब को सारे जब हकायक सामने आए तो उन्होंने कहा क्रॉस द बोर्ड करें, अगर मेरे साथी भी आते हैं, जो भी आए, बाबर साहब मैंने वादा किया आवाम से। ठीक है दाऊद साहब, जहांगीर तरीन साहब जो कहानी शुरू करते हैं वो 2013 से शुरू करते हैं। 6 महीने पहले से वो कह रहे हैं कि जनाब आजम खान मेरे खिलाफ हो गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM इमरान खान। 2013 में वो कहते हैं कि जनाब बुरी तरह शिकस्त हुई तहरीक इंसाफ को, क्योंकि 60% जो हमारे लोग हमने खड़े किए थे, जो आपको पता है कि आम लोग लेकर आए, और सारा 40% वोट भी वो नहीं लोग ले सके। फिर मैंने इमरान खान को समझाया कि यहाँ सियासत में सियासी खानदान अहम है, फिर वो सियासी खानदान साथ चले तो फिर हमने इलेक्शन जीता, और तब से लोग मेरे खिलाफ हो गए। अब वो जिनको खिलाफ कहते हैं उनमें ज़ाहिर है ढकी छुपी बात नहीं है, शफकत महमूद साहब का भी नाम आता है, असद उमर का आता है, और शामुत कुरैशी साहब का आता है। तो क्या आप समझते हैं ये लॉबी लगी हुई थी जहांगीर तरीन के खिलाफ? ये जो मामला हुआ है ये अपनी जगह, जब जहांगीर तरीन साहब जब PTI ज्वाइन की 2013 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 12 से पहले की बात कर रहा हूँ, इन्होंने 100 एक क्लीन आदमी, 100 क्लीन मैन, उनकी एक पार्टी बनाई थी पाकिस्तान के 100 क्लीन आदमी, साफ आदमी। उनमें साफ तो कोई भी नहीं था, बल्कि मैंने इनसे खासी डिबेट भी की कि जनाब ये जो आप नाम बता रहे हैं ये सारे पुराने सियासी घाघ लोग हैं, इनमें क्लीन कौन सा है? तो कहते नहीं, जब इन्होंने PTI ज्वाइन की
तो पीटीआई के अंदर अपना किला मजबूत करने के लिए इन्होंने खान साहब को मशवरा दिया कि ये जो लोग हैं इन सबको ले लो, अगर तुमने इलेक्शन जीतना है तो ये सारे वो लोग हैं जो कि जिनको आप इलेक्टेबल्स कहते हैं ना, ये सारे इलेक्टेबल्स हैं, इनको ले लो। तो इन्होंने उनको कन्विंस करके वो एक पार्टी जो एक नजरियाती पार्टी जो एक नजरियाती बुनियाद पर आई थी, असद उमर और ये सारे लोग ये नजरियाती तौर पर इन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया था। ये उन 100 बंदों को इन्होंने एडजस्ट करवाया उस पार्टी के अंदर, ताकि पार्टी के अंदर ये जहांगीर तीन सब स्ट्रॉन्ग हो सके। और किसी दौर में ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, शाह महमूद कुरैशी और जितने भी पुराने लोग थे वो सारे पीछे रह गए, ये बहुत आगे चले गए। इन्होंने इन्वेस्टमेंट बाद में ज्वाइन की ना, जिस तरह मखदूम जुवैद हाशमी ने और शाह महमूद 2010 में नहीं 13-11-12 में जाके 2013 के मिड तक जहांगीर तीन 2018 के इलेक्शन तक जहांगीर तीन पार्टी में चाहे रहे, उनकी मर्जी के पार्टी में कोई पता भी नहीं था, लेकिन उन पे उस वक्त भी करप्शन के इल्जाम लगते रहे। उस वक्त भी केपीके में जो माइंस का बिजनेस था उसमें उनकी मोनोपोली रही। और ये जो वहाँ के साबका चीफ सेक्रेटरी जो है, जो मशीर थे जिनको फारिग किया गया, इनको ये भी जहांगीर तीन के ब्लू आइड थे। और ये भी कहा जाता है कि ये जो मशीर थे ये उनको वहाँ पर माइंस के बिजनेस में तो इसलिए उनके लॉबी को बेसिकली इमरान खान से पीछे हटा दिया। वापसी का कोई रास्ता है सर? अब मुझे नहीं लगता। आपने असद उमर की बात की, असद उमर को जब हटाया गया था तो उन पे ये इल्जाम था कि ये सबके सामने उन्होंने बात की थी जहांगीर तीन ने। उनकी पॉलिसी से उमर को हटवाने में जहांगीर तीन लॉबी कामयाब हुई और वो प्रवेल इसलिए किए क्योंकि वो सच में थे। उमर की पॉलिसी से आप करप्शन पे नहीं थे, उन पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं था। अब खान साहब पहले खान साहब को पता चला ना बाद में, उसने जहांगीर तीन को करप्ट डिक्लेयर किया। अच्छा, उसके बावजूद खान साहब ने इनको अकोमोडेट किया, इनको टास्क फोर्स का हेड बनाया। अब दोबारा करप्शन इस रिपोर्ट में अगर सबसे बड़ा कोई बेनिफिशियरी है आउट ऑफ द वे, आज इस तरह से जो फिरदौस आशिक अवान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आप देखें कि इवन फूड मिनिस्ट्री ने गलत बयान दिया कि जनाब कि जो गन्ने के मिल ऑनर है वो गन्ना खरीदना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके पास चीनी सरप्लस पड़ी हुई है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब नहीं थी, पाकिस्तान चीनी का वो तो एक्सपोर्ट करते रहे, वो तो जहांगीर उनके साथी बन गए। एक्सपोर्ट करवाता हूं, क्या एक्सपोर्ट करना है क्या नहीं करना, तो वो भी गलत उसामा साहब। क्रशिंग सीजन जानबूझ के डिले किया गया ताकि गन्ने का कमार जो किसान है वो मजबूर हो जाए औने पौने दामों पे देने पे, क्योंकि सरप्लस चीनी पड़ी हुई थी। मामला ये है कि जब आपके पास चीनी सरप्लस पड़ी हुई है, एक तरफ आप चीनी बाहर भेजते हैं तो मसनूई किल्लत, गंदम का भी नहीं, मसनूई किल्लत पैदा की गई। डॉक्टर साहब चीनी तो सरप्लस थी, जाली फिगर्स जनरेट बना के एक बाहर भेजी गई, वहां पे सब्सिडी ली गई। उसके बाद सुन लें, बाहर भेज के एक तो सब्सिडी ली गई, दूसरा क्या किया, 55 रुपए से उसी दौरान जब एक्सपोर्ट की जा रही थी उस गलत पॉलिसी की वजह से और खजाने से सब्सिडी मिली, उस वक्त 55 से लेकर चीनी पहुंच गई 71 तक। 17-16 रुपए पर केजी, 150 अरब रुपए का वो चूना लगाया गया। मार्केट से पैसा उठा के तो वो जेबों में गया शुगर माफिया की। जिम्मेदार को तो करना, ये गन्ना तो बाद में उठाया इन्होंने, और गन्ना पहले भी इनके पास सरप्लस चीनी पड़ी हुई थी। जिम्मेदार बेचारे को गन्ने की जो कीमत जो गवर्नमेंट फिक्स करती है उसको पूरी कीमत नहीं मिलती, उसके साथ जुल्म होता है। एक ट्राली अगर 250 मन है तो उसको 200 मन का वजन पर पैसे देते हैं, वो कहते हैं ये काट हो गई है, फिर सोखा हो गया है, ये आपके आ गया साथ, इसका बीच में कटौती हो गई है। बाहर एजेंट खड़े होते हैं, वो कहते हैं फौरन ले लो पैसे, वो बेचारा उधार पे मांग के पीछे उसके लोग होते हैं। एक बड़े शुगर मिल के बंदे से पूछा गया तो ये सवाल कि जी बड़े गरीबों पर बोझ पड़ जाता है। उन्होंने कहा जी अगर 15-20 रुपए किलो भी कीमत बढ़ती है तो कितना एक खानदान चीनी इस्तेमाल कर लेता है, तो महीने बाद 50 चले गए ना, 50-60 रुपए महीने के बाद आप इतना शोर मचा रहे हैं। साहब एक चीज, नवंबर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आएगी, सब कुछ समझ पता चल जाएगा। नवंबर में क्रशिंग सीजन, आपका गन्ने का सीजन स्टार्ट होता है, गन्ने की खरीदारी का। नवंबर में आप कीमत उठा के देख लें, हमेशा 52-53 रुपए कीमत होगी जब खरीदारी स्टार्ट होती है। उस वक्त ये कीमत लो रखते हैं कि जनाब कीमत लो है। जब क्रशिंग स्टार्ट होती है कीमत जान के ऊपर ले जाते हैं, यानी कि जब चीनी खरीदनी है उस वक्त कीमत लो ले जाओगी जी, देखिए चीनी की कीमत बहुत कम है। जब गन्ना खरीद लिया सस्ते दामों में उसके बाद कीमत एकदम ऊपर ले गई। आने वाला है, सैफुल्लाह न्याजी साहब चीफ कोऑर्डिनेटर है पार्टी के, उन्होंने कहा है
कि अगर इन्होंने ये धमकियां या ये कीमत ऊपर ले जाने की कोशिश की, क्योंकि ये जहांगीर तरीन साहब मानते हैं ये बात कि जी किसी मीटिंग में बात हुई थी कि अगर हम पर इस तरह से एक्शन हुआ तो शुगर मिल्स वालों ने कहा था कि कीमत जो है ना वो फिर बहरान आ जाएगा और ये और वो, तो 110 रुपए तक जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि जी फिर ये ना हो कि ये सरकारी तहवील में लेनी पड़ जाए हमें शुगर मिले, तो इसका कोई इम्कान है? ये बिल्कुल मैं आपको ये कह रहा हूं, पहले बाबर साहब बात पूरी कर लें। जी बाबर साहब। सर उसामा साहब, इस वक्त जो शुगर माफिया है वो बिल्कुल नंगा हो चुका है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आगे फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है, उसमें उन्होंने स्टैब्लिश कर देना है कि कौन कौन बंदा इसमें इन्वॉल्व था, किस किस तरीके से चीनी महंगी की गई, क्या क्या तरीके थे, क्या क्या मेथड थे, कौन कौन बंदा किस किस दौर में क्या क्या फ़ायदा उठाता रहा। जहांगीर तरीन साहब का पिछले 10 साल का चट्टा कट्टा सामने आ जाना है, नून लीग का भी आ जाना है और जरदारी साहब सभी का आ जाना है कि किसने कितनी सब्सिडी दी, पूरी रिपोर्ट आनी है, किसके जरिए से कौन कौन कैरेक्टर इन्वॉल्व था, ये सारा कुछ सामने आ जाना है। अब इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चीनी को स्टोरेज कर सकें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके अगर वो इतनी तगड़ी है वो इनकी मिलों के ताले तोड़ के अंदर से चीनी बाहर निकाल सकती है। अब मेरा ख्याल है कि अब इनमें अब वो वक्त गुजर गया। ना तो नवाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम है, ना शहबाज शरीफ जिनकी मिलें हैं वो वजीर आला है, ना जरदारी साहब जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, ना उनकी हुकूमत मरकज में है। मैं आपको एक बात बता दूं सामा साहब, ये तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना, सबसे तगड़ा बंदा जहांगीर तरीन था ना, वो तो अपना खुद अच्छा, मामला ये है, मामला आगे 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 मामला ये आज है वजीर आजम उस्मान, अपना वजीर आजम है इमरान खान साहब, उनके या उनके किसी अज़ीज़ो-कारब की शुगर मिल नहीं है, नंबर एक। दूसरी तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर है उस्मान बुज़दार साहब, उनकी भी उनके अज़ीज़ो-कारब की अभी मिल नहीं है, बाद में मान जाए तो अलग बात। अच्छा मामला ये है उसामा साहब, जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो तो आएगी बाद में, दे रहा हूँ इमरान खान साहब के पास। वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो ये रिपोर्ट पब्लिक की, उससे पहले कितने इंटेलिजेंस इदारों की उनके पास रिपोर्ट पहुंची, ठीक है, और अभी फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले उनके पास ऑलमोस्ट चीजें इनफॉर्मल पहुंच गई हैं। वो रिपोर्ट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, और ये बड़े बड़े लोग जो है ना, ये धमकियां जो पहले देते रहे हैं, ये आप धमकियां देते रहे, इनकी धमकियों से कोई मरूब नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं पहली बार कि जनाब ऑन पेपर सब कुछ बातें होती हैं, अमल दरामद किसी पर नहीं हो रहा। कोरोना के हवाले से बात करेंगे, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है, क्या होगा, अभी तक SMS का चक्कर ही चल रहा है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुसलसल कहते रहे कि हमने कोरोना से लड़ना है, लेकिन साथ ये भी ख्याल रखना है कि गरीब का क्या बनेगा। अब कई हफ्ते गुजर गए इस चीज़ को, लेकिन अभी तक उस तरह से पैसे नहीं पहुंच रहे गरीब आदमी को। जब सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि जी यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए तो हम सब्सिडी दे रहे हैं। अब हालत ये है कि सिंध हुकूमत ने कहा कि किसी भी मुलाजिम को, कोई फैक्ट्री हो, कोई मालिक किसी मुलाजिम को निकालेगा नहीं, उसकी तनख्वाह नहीं रोकेगा। मगर हकीकत ये है कि फैक्ट्रियों से मुलाजमों को बरतरफ किया जा रहा है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमसे शिकायत कीजिए, हम मसाला करेंगे। कब होगा ये सब? सानिया निश्तर साहिबा ट्विटर पर उनका पैगाम आ जाता है कि SMS सर्विस शुरू हो गई है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने राब्ता कर लिया है। आप भी किसी गरीब आदमी को जानते हैं तो इस पर SMS करें। अब ये SMS के बाद कितना वक्त लगेगा, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहे हैं, जस्टिस गुलजार अहमद साहब, के कब पहुंचेगा गरीब को पैसा, कब आप होश में आएंगे। यहाँ तो स्कैंडल नहीं खत्म हो रही, आटा चीनी का मामला नहीं आपसे निमट रहा। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लग रहा है, हुकूमत हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठी, लेकिन फिर भी गरीब आदमी के लिए वो एक एक दिन नहीं, मतलब वो सुबह का सोचता है कि अच्छा अब क्या बनेगा, दोपहर को कुछ मिलेगा, शाम को, तो एक एक दिन गुजर रहा है। और चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि घड़ी जो है ना वो एक एक मिनट आगे जा रही है। उसामा साहब, हर आदमी यही बात कर रहा है, हर आदमी यही पूछ रहा है, हर मजदूर, हर दिहाड़ीदार, हर डेली वेजर एक ही बात कह रहा है कि हुकूमत की इमदाद कब आएगी, हुकूमत ने जो राशन बांटना था, हुकूमत ने जो पैसे बांटने थे वो पैसे कब आएंगे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने अभी तक अपना प्लान जो है वो किसी से डिस्कस नहीं किया। अभी तक जो टाइगर फोर्स है उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है। अभी तक ये पता चला कि 6 लाख लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिए टाइगर फोर्स में। कब वो कंप्लीट होगी और कब ये जो पैसे हैं लोगों को मिलने शुरू होंगे, अभी तक इसकी कोई किसी के पास कोई डेट नहीं है, किसी मिनिस्टर के पास कोई डेट नहीं है, किसी सेक्रेटरी के पास कोई डेट नहीं है। अब जिससे भी पूछो वो कह रहा है कि जिस पे काम हो रहा है इस हफ्ते का, कहते हैं इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा, ये कहते हैं इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा।
अब ये हफ्ता जो है अभी ये 4 हफ्ता दिन और कब चलेंगे, खत्म होगा, कब अभी तक तो कोई ऐसी प्लानिंग सामने नजर नहीं आ रही। ये कहा जा रहा है कि जी डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि हर मुस्तहिक आदमी जो है उस तक पैसे पहुँचें, कोई मुस्तहिक रह ना जाए। और ये भी चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है कि वो यूनिटों का ये नादरा बेस्ड है कि ये ना हो कि एक आदमी तो बहुत ज़्यादा पैसे ले जाए और जो एक ज़रूरतमंद बेचारा है वो रह जाए। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। पर मेरी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ही हो और हर ज़रूरतमंद तक ये पैसे पहुंच जाएं। देर आयत दुरुस्त आयत, लेकिन बात ये है कि चाहे लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन असल चीज़ ये है कि हर वो सफेद पोश, हर वो गरीब आदमी जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, जो किसी के आगे जाकर रो नहीं सकता, असल वो गवर्नमेंट की इस इमदाद का मुंतजिर है। अच्छा, उस तक ये पैसे पहुंच जाए। अच्छा, 50 अरब रुपये रखे गए हैं यूटिलिटी स्टोर्स के लिए। अब उमर लोधी एमडी हैं, वो कह रहे हैं कि यानी इस महीने के अप्रैल के महीने के पहले 4 दिन यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 अरब 30 करोड़ रुपए की सेल हुई है और सारिफिन की तादाद में कई सौ गुना इजाफा हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जा रहे हैं, 67 रुपये किलो चीनी वहाँ पर मिल रही है। असद खरल साहब, ये इक़दामात पता नहीं अब ये सिर्फ वहाँ ज़रूरतमंद लोग जा रहे हैं, दूसरे भी जाने लग गए हैं कि इतनी बड़ी तादाद में खरीदारी। दो चीज़ें, एक तो हम हुकूमत के ऊपर कर रहे हैं यूटिलिटी स्टोर की बात, और आज की बात कर रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले आपको भी मैसेज आ रहे होंगे, मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं, आपको भी शायद आ रहे हैं, जब इशारों पर रुकती हैं गाड़ियाँ वहाँ पर भी लोग आ रहे हैं कि हमारा इमदादी राशन जो है मदद कर दी जाए क्योंकि कारोबार बंद है। बहुत सारे फैक्ट्री जो वर्कर्स हैं उनके मुख्तलिफ रिश्तेदारों के फ़ोन आ रहे हैं जी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वो तनख्वाहें पिछली भी नहीं दे रहे, नौकरी भी हमारी चली गई। अच्छा, राशन के हवाले से, इमदाद के हवाले से ऐसे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलता किधर से आ रहे हैं। आज की बात है, मुख्तलिफ लोग आना शुरू हो गए कि जनाब हमें राशन, इधर MP हैं चौधरी अमीन साहब, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैं कहा ये लोग आए हैं बार बार पूछते हैं इधर से आके कि राशन आप तकसीम कर रहे हैं। वो खैर फ़ौरन आए, 20 लोगों को मेरे सामने उन्होंने दे दिया और साथ उनके 800 लोगों का। मैंने कहा ये सरकारी है? उन्होंने कहा नहीं, ये मैं अपनी मदद आपके तहत कर रहा हूँ। 700 के करीब लोग वहाँ पे उन्होंने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया। मसला ये भी है कि पंजाब हुकूमत ने मना भी कर दिया फलाही इदारों को कि खुद से ना करें, MP अगर इस तरह पैदा हो रहा है, लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, इकट्ठे तो लोग चले हो जाते हैं, लेकिन लोग ये है कि कोरोना से मरे न मरे, वो कहते हैं गुर्बत से मार देंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनके हुकूमत के लिए तो आटा चीनी स्कैंडल खड़ा हो गया, लेकिन वो उन्होंने कहा करोड़ों, ये चीफ जस्टिस साहब ऑफ पाकिस्तान जो है जस्टिस गुलजार साहब के रिमार्क्स से बड़े अहम है। उनका जब मुल्क के बड़े ही मुल्क का इस्तेसाल करेंगे तो क्या होगा, साज प्रोग्राम के तहत करोड़ों लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सवाल कर रहे हैं, जो हम सवाल यहाँ पे बैठ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत को कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार ने कहा कि कैसे मालूम होगा कि पैसे गरीब लोगों तक पहुंच गए हैं, वक्त बहुत अहम है। उसामा साहब, कितने हफ्ते हो गए लॉकडाउन को, वक्त बहुत अहम है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। चीफ जस्टिस कह रहे हैं वक्त बहुत अहम है, घड़ी चल रही है, एक एक मिनट अहम है, वक्त के साथ चलें वरना बहुत पीछे रह जाएंगे। अब मामला ये है कि इकदाम है, गा घी का सिगा से हम बाहर निकल रहे हैं। हम ये डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, सानिया नश्तर साहबा का बयान आता है, एहसास उमर डार साहब का, उस्मान डार जो उनके बयान आता है, वज़ीर आज़म कहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब के बयान आते हैं। क्या इन बयानात से गरीब आदमी जो बेरोजगार है, जो दिहाड़ीदार है, जो मजदूर है, क्या उसके बच्चों को खाना मिल जाएगा? क्या उसका चूल्हा जल पड़ेगा? क्या उसके पेट की जो आग है, भूख की आग है, वो मिट सकेगी? मामला ये है कि कहते हैं मिट जाएगी मखलूक तो राशन दोगे, मिट जाएगी मखलूक तो उनको इमदाद करोगे। अच्छा, वहां तो इंसाफ के लिए शेर है ना, थोड़ा सा मैं उल्ट दिया। अच्छा, सही। मामला ये है कि ये इंसाफ है, हुकूमत का काम है कि इस मुश्किल घड़ी में, और ये हुकूमत की खाली बात नहीं है। फिर मैं और डॉक्टर साहब मुखैर ज़राअत आगे है, मैं आप हर बंदे का फर्ज है कि अगर हम खाना घर में खा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे कुर्बो जवार में जो लोग भी हैं हम उनका ख्याल रखें। पहली बुनियादी इस्लामी रियासत मदीना में अगर हम इमरान खान को ये टांट करके उनको हम तंज करके लोग बात कहते हैं, उन्होंने गलत बात तो नहीं कही, उसका मॉडल जो है वो क्या हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता? एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज ए रिस्पॉन्सिबल रियासत मदीना के अगर हम शहरी कहलाना पसंद करते हैं या वज़ीर आज़म कहते हैं तो हर बंदे का रोल है, लेकिन हुकूमतों के जो इक़दामात हैं। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन है सानिया नश्तर साहिबा, वो अपने ट्विटर हैंडल से बता रही हैं मुसलसल, वो कह रही हैं इस्लामाबाद मजदूरों से एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के हवाले से बातचीत हुई।
मजीद बराना प्रोग्राम में मेहनत कशोर मजदूरों की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए रज़ाकारों की मदद ली जाएगी ताकि मुस्तहिकीन के लिए 8171 पर इनके शनाख्ती कार्ड नंबर SMS कर सकें। फिर वो इससे पहले कह रही हैं कि आज सुबह, ये 9 घंटे पहले का उनका ट्वीट है, आज सुबह तक तमाम मौसूलशुदा SMS की तादाद 3,86,56,837 है। अगर आप इमरजेंसी कैश इमदाद के मुस्तहिक हैं या किसी जरूरतमंद को जानते हैं तो इसका शनाख्ती कार्ड नंबर 8171 पर अभी SMS कीजिए। 3 करोड़ का डाटा आ गया डॉक्टर साहब, 3 करोड़ का 86 लाख, ये तकरीबन 4 करोड़ है। 4 करोड़ तक 4 बंदों को आप राशन नहीं दे सके। बाबर साहब कितनी देर इंतजार करेंगे? वो इस पर प्रोसीजर भी बता रही हैं कि किसी ऐसे शख्स को ना चला जाए जरूरतमंद नहीं था, तो अभी भी वो 3 करोड़ 4.25 का आ गया, वो कह रहे 1 करोड़ 20 लाख को देना है, 150 अरब रुपया है। उसामा साहब, तो नादरा बेस्ड डाटा इकट्ठा किया जा रहा है कि हर बंदा जिसने SMS की है उसका ID कार्ड लिया जाएगा, ID कार्ड लेकर उसको टिक किया जाएगा, उसमें वो डाटा में शो हो जाएगा कि इसको पैसे मिल गए हैं, और जिसको पैसे मिल गए हैं वो दोबारा पैसे इस तरह से नहीं ले सकेगा। 12,000 हर बंदे का, जी हर बंदे का जब डाटा नादरा बेस्ड किया जा रहा है। अब मसला ये कि इसको डिले क्यों किया जा रहा है? लोगों में अनरेस्ट बढ़ रहा है। आप बाहर देखें, चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। 15 दिन हो गए हैं लॉकडाउन को, फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, घर में कोई खाने की चीज नहीं है, कोई जरिया माश नहीं है, लोग तंग आकर बाहर निकल रहे हैं। बेतहाशा सफेदपोश ऐसे भी हैं जो किसी से भीख नहीं मांग सकते, जो किसी लाइन में नहीं खड़ी हो सकते, वो क्या कर रहे हैं? आप देखें, गवर्नमेंट बात सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक है, ट्विटर तक है, इससे आगे क्यों नहीं चीज चल रही? अभी तक ये सिलसिला स्टार्ट हो जाना चाहिए था। सिचुएशन पे चीज नहीं पहुंच रही। डाटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हम आ रहे हैं, मार कर रहे हैं, पैसे एलोकेट कर रहे हैं, लोगों तक वो इमदाद, वो राशन नहीं पहुंच रहा। सफेद पोश जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। अच्छा। सफेद पोश लोग ना तो मांग सकते किससे, अच्छा। वो फोन करके शर्मिंदगी से कहते हैं, एक तरीके से बहाने से अच्छा, बंदा मदद करते हैं, वो मांग भी नहीं सकते। अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या गरीबों तक पहुंचने के लिए रज़ाकारों का इंतज़ार किया जाएगा या उससे पहले भी कुछ किया जा सकता है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। जब बाबर डॉक्टर साहब, हुकूमत पर बहुत से हम बात कर रहे हैं कि जी ये SMS का सिलसिला है, इस पर पहुंचेंगे, कब पैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्या होगा, लेकिन जो लोग फैक्ट्री मालिकान हैं उन्होंने आखिर 5-5, 10-10 साल या 20 साल 30 साल कमा के कुछ तो रखा होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो कम से कम उनको भी तो चाहिए कि वो इन लोगों को बेरोज़गार ना करें, मुलाजमीन को। ठीक है कि हुकूमत का भी काम है कि वो इस चीज़ को देखे, लेकिन साथ उन लोगों को ख्याल नहीं आता कि बजाय इसके कि किसी और को खैरात करनी है। आपने बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है, मेरा ख्याल है उनके लिए तो फ़र्ज़ चीज़ ये है कि ये जो उनके मुलाजमीन हैं उनको तो तनख्वाह देने। उसामा साहब, जो मिल ओनर या इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसके सीने में दिल नहीं होता, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और मैं यही देखता रहा हूँ और यही हो रहा है कि अब भी वो फैक्ट्रियाँ जो अब तक बंद हैं, वो बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा जो बंद हैं, जब उन्होंने देखा कि ये तो अभी कोई डेडलाइन है ही नहीं कि कब तक ये खुलेंगे और लग सकता है, तो उन्होंने बजाय इसके कि वो अपने मुलाजिम को घर बैठा कर सैलरीज दें, उन्होंने उनको नौकरी से निकालना शुरू कर दिया कि इनको सैलरियाँ ना देनी पड़ें। वो पैसे बचाने के चक्कर में है, वो पैसा जो है वो खर्च करने के मूड में नहीं नज़र आ रहे। आप देखें कि कराची में अभी एक फैक्ट्री वाले ने 100 बंदे निकाल दिए। यहाँ पर बेतहाशा लाहौर में ऐसी मिसालें हैं, बेतहाशा दुकानों में जो मुलाजिम थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। बेतहाशा फैक्ट्रियाँ जो हैं उन्होंने अपने मुलाजिमिन को नौकरियों से इसलिए निकाल दिया कि जनाब हम घर बैठा के पैसे नहीं देंगे, जब फैक्ट्रियाँ खुलेंगी उस वक्त देखेंगे, अभी हमने घर बैठा कर पैसे नहीं देने। यानी कि वो अपनी जेब से पता नहीं कितना कमाया, कितना उनके पास सरमाया है, कितना कुछ कमा लिया, लेकिन अपनी जेब से वो मुलाजिम को सैलरी देने के लिए तैयार नहीं है घर बैठाकर। तो ये सिचुएशन और ऐसी इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। ऐसे फैक्ट्री मालकान को गवर्नमेंट ने बार बार कहा कि जनाब जो फैक्ट्री और जो स्कूल्स हैं ये सारे जो है ये अपने मुलाजमीन की तनख्वाह को इंश्योर करें। अगर वो इंश्योर नहीं करते तो फिर गवर्नमेंट को उस पर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर आना चाहिए, कोई पता चले कि जनाब यहाँ पर कोई गवर्नेंस है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, वो तमाम लोग जो गवर्नमेंट के डिसीजंस को वायलेट कर रहे हैं, जो मुलाजमों को सैलरियाँ नहीं दे रहे। एक तरफ सरकारी इमदाद पहुँच नहीं रही,
दूसरी तरफ आपको अब घर बैठे हुए हैं, तीसरी चीज ये कि आपको नौकरी से निकाला जा रहा है, आगे फ्यूचर आपका है कोई नहीं है। तो इसमें एक आम वर्कर का कसूर क्या है? वो तो काम करना चाह रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसका कसूर क्या है? तो इसको इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, बहरहाल कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कोशिश है कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज को खोला जाए। पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ बढ़ा जा रहा है, अप्रैल को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कहा जा रहा है। अच्छा, आखिर में असद खरल साहब, एक बड़ा केस चल रहा है मीर रहमान के खिलाफ, आज उसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है? देखिए, आम पेशरफ्त यही हम कह सकते हैं कि जस्टिस सरदार अहमद जो नईम अहमद हैं, उनकी अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। वहाँ पे उनकी और उनकी अहलिया जो मीर शकील रहमान और उनकी अहलिया की जानब से जो दरख्वास्त ज़मानत की दायर की गई थी वो तो मुस्तरद कर दी गई। वहाँ तकरीबन 11:15 से लेकर 12:15 तक वहाँ पे दलाइल दिए, जिसमें बैरिस्टर एजाज हसन साहब और उनके साथ मामन अमजद परवेज़ साहब ने मामलत की, और नैब का जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल बुखारी, उन्होंने भी थोड़ा सी देर, उनको भी दलाइल का मौका मिला। बल ये तो होगी डिसमिस। नाज़रीन, ये ज़रा कार्ड देखें गौर पे से, ज़रा स्क्रीन पे उसामा साहब आ रहा है। ये मीर शकील रहमान साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। और ये एजाज हसन साहब ने कहा इनकी उम्र 70 साल है। डेट ऑफ बर्थ इनकी लिखी है 8/1/1958, यानी 62 साल तकरीबन बनती है, ऊपर नीचे को महीना एक। कंट्री ऑफ स्टे लिखते हैं अपने कार्ड में कि मैं USA का रैशी हूँ। ये उनका कार्ड है, नाज़रीन ये देख सकते हैं, ये कैलबरी फाउंड में लिखा हुआ। और दूसरा, इनका जो एड्रेस है, नेशनलिटी इनके पास है बरतानिया की, एड्रेस इनका है अमेरिका और कराची का। अमेरिका का भी लिखा है, कराची का तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी शहरी साबित करने के लिए लिखा। ठीक। और साथ एक इन्होंने न्यूयॉर्क का लिखा है कि वो जो 8th फ्लोर लिखा है इन्होंने 9th एवेन्यू न्यूयॉर्क, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। परमानेंट एड्रेस जो है कराची का लिख रहे हैं। और मीर शकील रहमान इज इंटाइटल्ड वीज़ा फ्री एंट्री इनटू पाकिस्तान, ये एक देख लें आप। इसके बाद ये FIA ने ये एक लेटर लिखा मीर शकील रहमान को 14 जनवरी 2019 को जी, ये दिखाएं ज़रा जी। अच्छा। इसमें लिखते हैं कि आपकी दुबई में एक बड़ी महंगी एक प्रॉपर्टी है, उस हवाले ज़रा बताएं। ये मीर शकील रहमान को एक लेटर लिखा जाता है। अली मुराद है असिस्टेंट डायरेक्टर FI एंटी करप्शन सर्कल कराची के, और इसके हवाले से मीर शकील रहमान साहब जो एक जवाब लिखते हैं 16 जनवरी को। एक प्रपोज जो ड्राफ्ट है उसकी कॉपी है मेरे पास, बाकी चीज़ें भी हैं उसमें, मोटी मोटी मैं चीज़ें बताता हूँ। 2 दिन बाद जो 16 जनवरी को लिखते हैं, वो कहते हैं जी मैं कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ जी, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है दुबई में। और साथ लिखते हैं कि आई एम नॉन रेजिडेंट इन पाकिस्तान फॉर द लास्ट सेवरल ईयर्स। कहते हैं ना लुट्टो ते फुट्टो खाना रहता ही नहीं हो। हाँ जी। फिर कहते हैं नॉन रेजिडेंट के बाद कहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम नॉट पाकिस्तान एंड रेजिडेड अब्रॉड एंड फ्रॉम देयर आई एम इन्वॉल्व्ड इन द अफेयर्स ऑफ जंगजियो ग्रुप स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम इन पाकिस्तान नाउअडेज टू लुक आफ्टर एंड रिजॉल्व सम वेरी क्रिटिकल एंड क्रूशल इशूज हेयर। आगे वो लिखते हैं आफ्टर रिसीविंग योर नोटिस आई नो इंटेंड टू गो बैक टू दुबई वेरी सून एंड thereafter would to be able to further respond to your notice. Needless to mention that I always, अच्छा जी आगे आ गया, therefore request to you allow me 3 weeks time to respond you query as per above letter। ये मीर शकील रहमान की तरफ से इस तरह की और चीज़ें भी उसमें लिखी। मामला ये है कि इरसाब अदालत के, इसके बाद चले गए इरसाब अदालत में। ये इरसाब अदालत में जो इन्होंने हरकत की, वहाँ पे मीर इब्राहिम भी थे, ये मीर शकील रहमान साहब थे, इनकी साहबजादियाँ भी थी। वहाँ पे इन्होंने क्या हरकत की कि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी, जिस पे जस्टिस जो जज जवादुल हसन साहब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ का नोटिस किया। वहाँ पे जब पॉइंटेड हुई पुलिस वाला, और वहाँ पे उन्होंने अमले ने जो रिकॉर्डिंग की जा रही है, वहाँ पे इन्होंने माजरत की। मामला ये है कि ये जो अभी भी इनको ये समझ नहीं आ रही, तो मामला बहुत बड़ी इनके ऊपर चीज़ें आ रही हैं। ये हम रहे हैं ना, छोटा चमन प्लाट का है, इससे आगे जो ऑफशूट निकल रही हैं, जो अरबों रुपए के आपने खांचे लगाए हैं, जो 86 से लेकर 2016 कहानी है, बहुत आगे खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखें आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।